हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर एनसीईआरटी की जो है उसकी जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट की जो है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और उसके नोट्स भी मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने चैप्टर 1 को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं, और उसको मैंने कुछ इस ढंग से कवर किया है जैसा आपको शायद कहीं यूट्यूब पर ना ही मिले। ठीक है, आपको यूट्यूब पर उस तरह का जो है लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसमें कर क्या रहा हूँ। मैंने पहले एक चैप्टर को, ठीक है, पहले मैंने किसको कवर किया है, मैंने पहले चैप्टर की जो समरी है उसको कवर किया है। फिर फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं जो उस चैप्टर से जो नोट्स बनते हैं उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे होगा क्या, आपको जो चैप्टर में जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं और उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, तो उससे आपको जो रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं। और उन नोट्स से जो है एक तरह से छटनी हो जाएगी उन नोट्स की वजह से, कि आपको उस चैप्टर में 5 6 7 पेज के चैप्टर में से आपको कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। तो उसी चीज़ को मैं देखते हुए ये दोनों चीज़ें मैं कर रहा हूँ। पहले मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, उसके बाद में उसके नोट्स को। तो इससे पहले मैंने क्लास 2 का जो चैप्टर था उसको भी कवर कर दिया है। आज बारी है इसके नोट्स की। तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा वो देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में कभी भी, आप इस वीडियो को किसी भी साल में किसी भी महीने में कभी भी देख रहे हो, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड करा दूंगा नोट्स, ठीक है। और वो भी फ्री में होंगे, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। तो हमारे सामने सेकंड चैप्टर है, आखेट, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। क्योंकि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव था वो आखेटक था। आखेटक को भी मैंने आपको बताया था कि आखेटक क्या होता है। आखेटक शिकारी को कहते हैं, ठीक है। तो शुरुआती इंसान जो था वो शिकारी था। फिर वो क्या बन जाता है, खाद्य संग्राहक बन जाता है, कि वो जो है अब खाने को जो है संग्रह करने लगा था। लेकिन अब जो है, अब जो उसके बाद इंसान का जो एक और विकास होता है वो संग्रह के बजाय अब जो है उत्पादन करने लगता है। यानी कि अब वो खेती वगैरह जो है फसल वगैरह उगाने लगता है और उसको भी संग्रह करने लगता है। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनको हम आज डिस्कस भी करेंगे। तो बताया गया है इसमें आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक हुआ करता था। फिर बाद में क्या हुआ, वह धीरे धीरे कई जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाता था। तो उसका एक जो था एक फिक्स निवास स्थान नहीं था, वो कहीं पर भी इधर उधर रहता था। भीमबेटका की गुफा इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। तो भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा में खाद्य संग्राहकों के रहने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि हमको जो है सबूत मिले हैं कि भीमबेटका गुफा में जो है बहुत साल पहले इंसान रहा हुआ होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ होगा, ये भी चीज़ें जो है चैप्टर में बताई गई थी। कि हो सकता है कि वो जिस जगह पर रहते हों वहाँ पर के जो जानवर हों वो ऐसे हों कि वो एक जगह पर फिक्स ना रहते हों। क्योंकि क्या पता, अगर वहाँ पर अगर वो गर्मी में रहने वाले जानवर हैं और अगर वहाँ पर सर्दी का मौसम आता है तो जानवर क्या करेंगे, जानवर उस जगह पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर कि गर्मी है। तो अब इंसान क्या था, इंसान तो मांस खाता था, इन्हीं जानवरों को मार के खाता था। तो अब जानवर तो जब उस जगह से दूसरी जगह पहुँच गए, गर्म वाले जगह पर पहुँच गए, तो इन इंसानों के लिए क्या हो जाता था, इन इंसानों के लिए खाने की कमी हो जाती थी। तो ये जो है फिर अपने खाने की तलाश में उन जानवरों की तरफ जाते थे। और क्या कारण रहे होंगे, हो सकता है कारण ये भी रहा हो वो जिस जगह पर रहते हों वहाँ पर उनको पानी ना सही से मिल रहा हो, ठीक है। तो पानी भी ख़त्म हो जाता, तो ये भी एक वजह रही होगी। तो ऐसे कई वजह रही होंगी जिस वजह से जो है उस समय का इंसान जो था वो इधर से उधर विचरण किया करता था, इधर से उधर वो जो है अपना आवागमन किया करता था। तो फिर इसमें बताया गया जैसे प्रमाण भीमबेटका की गुफा में मिले, उसी तरह से प्रमाण जो है हुस्की गुफा में मिले हैं। और हुस्की गुफा कहाँ पर है, तो हुस्की गुफा जो है कर्नाटक में है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में एक मानचित्र भी बताया था जिसमें कि जो था पाषाण युग, महापाषाण युग और नवपाषाण युग के जो है कई सारे सबूत मिले, कई सारी गुफाएं हैं जहाँ से जो है पुराने मानव के जो है निशान मिले हैं। तो वो उस जगह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें पहला तो यही हो गया हुस्की। तो हुस्की गुफा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। फिर आता है कुरनूल गुफा के बारे में। तो कुरनूल गुफा है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इम्पॉर्टेंट जो है नोट कर लीजिएगा। कुरनूल की गुफा में जो है आग के प्रयोग के निशान मिले हैं, ठीक है। बाकी गुफाओं में नहीं मिले हैं, लेकिन कुरनूल की गुफा है, यहाँ पर जो है आग के जो है अवशेष मिले हैं कि उस समय का जो इंसान था उसको आग को प्रयोग करना आ गया था।
हम बाकी चीज़ें भी जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफा में आग जलाने के प्रमाण मिले हैं कि उस समय का जो इंसान था उसको जो है अब आग जलाना आ गया था। फिर कुछ पुरास्थल है, जैसे नव पाषाणिक है, पुरास्थल है, जिसको इंग्लिश में न्यूलिथिक साइट कहते हैं। तो इसके भी कई सारे हैं। चलिए मैं आपको पहले मानचित्र दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक मानचित्र था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये सारी साइट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं, जैसे बुरजहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कल्लाडीबा हो गया, चिरांद हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये आपको भीमबेटका आपको पता ही है, ये मध्य प्रदेश में है। फिर ये दाओजली हिंडिंग हो गया। फिर ये रेड वाला जो है भीमबेटका का है। फिर ये है इनाम गांव हो गया, इनाम गांव भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होसगी गुफा मैंने आपको अभी बताई कि कर्नाटक में है। कुरनूल गुफा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, मैंने आपको बताई। तो हुल्लूर गुफा भी है, पयमपल्ली भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पर इन्होंने संकेत भी दे रखे हैं कि जो है ट्रायंगल शेप में जो रेड है वो पूरा स्थल है, और जो ब्लू कलर के रेक्टेंगल में है ये नवपाषाणी का है, ग्रीन वाला जो है महापाषाणी का है, और जो ये इस तरह का जो है शेप में है ये है आरंभिक गांव है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये किस किस जगह पर है, इनमें से कुछ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो मैं भी आपको वो बताऊँगा। तो जैसे बुर्ज होम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बुर्ज होम का जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर मिले हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो ये रहा बुर्ज होम, ये साइट है, और ये जो है कहाँ पर आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर का एरिया है। तो बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मिले। तो और यहाँ पर इस तरह का अवशेष मिला है कि जब उस समय का इंसान मरता था, यानी कि तो उसके मरने के बाद जो है वो जो जानवरों का प्रयोग करता था या वो जिन जिन चीज़ों का प्रयोग करता था, तो उसकी कब्र में वो सारी चीज़ें जो है साथ में दफना दी जाती थी। तो बुर्ज होम की जो कब्रें थीं उनमें इस चीज़ के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें बताते हैं कि बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास का एक एरिया है, जो कि नवपाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ पर जो है मालिक के मर जाने पर बकरी व अन्य जानवरों के साथ दफनाने के जो है प्रमाण मिले हैं। और साथ में भोज वृक्ष की लकड़ी भी मिली है, जिसको प्लेस ऑफ बर्च यानी कि सनावॉर का जो पेड़ होता है वो जो है बुर्ज होम में ही पाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था उसके बारे में, किसके बारे में, पांडुलिपि के बारे में। तो पांडुलिपि किससे बनती थी, भोज वृक्ष से बनती थी, और जिसको जो है जम्मू कश्मीर के जो बुर्ज होम को है उसको प्लेस ऑफ बर्च या फिर सनाबौर की धरती भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सनाबौर का जो पेड़ है वो पाया जाता है। फिर बात थी मेहरगढ़ की जो साइट है वो प्रेजेंटली जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में मिलती है। और यहाँ पर धादर जो एरिया है वहाँ पर जौ और गेहूँ के जो है प्रमाण जो है मिले हैं। क्योंकि मैंने आपको जौ और गेहूँ के प्रमाण ये बताया था कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ हैं उसी साइड मिले हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये रहा पाकिस्तान रीजन में इस साइड का जो एरिया बलूचिस्तान कहलाता है, और ये रहा मेहरगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर जो है धाधर एरिया में जौ और गेहूं के जो है जो है प्रमाण मिले हैं, और ये जो है नवपाषाणी पुरास्थल की जो है साइट है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। फिर है कोल्हाडीवा और महागढ़ा जो है, तो ये दोनों जो है एक ही जगह में है, और ये जो है यूपी के जौनपुर में देवघाट में बेलन नदी के पास में है। तो बेलन नदी का जिक्र किया जाता है कि बेलन नदी के पास में क्या है, तो कोल्हाडीवा और महागढ़ा, ठीक है। यहाँ चावल और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको दिखा देता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। तो ये दोनों मैंने बताया था दोनों एक ही पास में है, कोल्हाडीवा और महागढ़ा। तो ये जो यहाँ पर चावल के जो है यहाँ पर साक्ष्य मिले, और ये भी जो है एक नवपाषाणिक साइट है। फिर होता है क्या है, 12,000 साल के पास में होता क्या है, मौसम जो है साल के आसपास में जो है मौसम गर्म होता है। और मौसम गर्म होने के कारण क्या होता है कि जो अब जो वहाँ की जो जलवायु थी उसमें परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन कैसा आता है, तो मौसम जब गर्म होता है तो वर्षा होती है, और जो बर्फ़ पहले से जमी होती है वो पिघलती है। तो जिसकी वजह से मैदान बनते हैं, और उन मैदानों में घास उगती है, बहुत तरह की वनस्पतियों का भी उगना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, उन वनस्पतियों को खाने वाली जो बकरी हो गई, गाय हो गई, भेड़ हो गई, मतलब जिस प्रकार के भी जो शाकाहारी जानवर थे उनकी संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि अब उनके सामने जो है खाना जो था वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल था। तो इस वजह से भी तो घास के मैदान बनने से ये जो एक विकास शुरू होता है। और फिर ये सारी चीज़ें साइड मैंने आपको बता दी हैं। फिर आती हैं चिरांद के बारे में। तो चिरांद को मैंने आपको यहाँ पर दो, ये जो है ये वाला एरिया है नेपाल के पास में, उत्तर प्रदेश का है एरिया है, बिहार का भी एरिया थोड़ा पड़ता है। तो ये चिरांद जो है बिहार में पड़ता है, और ये सारण जिले के पास में पड़ता है। ये भी एक साइड जो है इंपॉर्टेंट है। फिर दोजली हैंडिंग है, दोजली हैंडिंग जो है वो असम में पड़ती है,
और यहाँ दीमा हिसार जो ज़िला है उसके पास है। मैं आपको दोजली हैंडिंग का भी चित्र जो है दिखा देता हूँ। तो देखो ये रहा दाओजली हैंडिंग, ये असम में पड़ती है, ठीक है। और असम में ही जो है यहाँ पर जो है गारो की पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं, जहाँ पर गारो की पहाड़ियों पर और इधर विंध्य की पहाड़ियों के पास में सबसे पहले चावल के जो है अवशेष मिले थे, ठीक है। मैं बता देता हूँ, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, चावल के अवशेष मिले थे, ठीक है। फिर बात आती है हुल्लूर की। तो हुल्लूर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में, और हावेरी जिला, ठीक है। हावेरी जिला ना भी याद रहे, लेकिन हुल्लूर से कर्नाटक आप ये जो है ये याद रखें, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है, वेल्लोर जिला में, ठीक है। तो पय्यमपल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ पर मैं आपको दोनों की लोकेशन भी बता देता हूँ। देखिए ये रहा पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, और ये रहा हुल्लूर जो कि कर्नाटक में है। फिर आता है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी जो है दक्षिणी घाट के पास का एरिया है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों की जगहों को छूता है। और इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में है। इन दोनों की भी साइड्स में आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख रहा है, ये रहा इनाम गांव, और इनाम गांव रहा है। तो यहाँ पर की जो साइट है ये भी आपको मैंने आपको बताई थी अभी। और इसी में कहीं पर जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं, इसमें उसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। फिर बात आती है पुरा स्थल के बारे में कि पुरा स्थल किसको कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो बताया गया पुरा स्थल, जहाँ पर पुराने औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस स्थान को पुरा स्थल कहते हैं, या फिर हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल साइट भी कहते हैं। फिर पुरा पाषाण काल के बारे में बताया गया। तो पुरा पाषाण काल जो है ये दो शब्दों से बना। पुरा का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो इसी तरह से जो है पुरापाषाण काल को जो है बांटा गया है, जिसको कहते हैं पैलियोलिथिक एरा। तो ये 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक चला। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, मध्य, लघु और नवपाषाण। एक आरंभिक पाषाण काल भी कहते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ मध्य पाषाण काल को तो इसको मेसोलिथिक एरा कहते हैं। और ये जो था 12,000 से 10,000 साल पहले तक का था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें ही जो है गर्मी बढ़ी थी, जो कि मैंने आपको पिछले बताया था कि जलवायु में बदलाव आता है, वो गर्म पड़ती है और घास के मैदान बनते हैं, और इन्हें खाने वाले जानवरों की संख्या भी इसमें बढ़ गई थी। फिर बात आती है लघु पाषाणिक काल की, जिसको इंग्लिश में माइक्रोलिथ एरा कहते हैं। और इसमें क्या हुआ था? इसमें अग्नि का आविष्कार हुआ था, और अग्नि का आविष्कार भी के लिए भी मैंने आपको अभी बताया था कि ये किस जगह पर हुआ था। कर्नाटक की एक जगह थी, वहाँ पर जो है अग्नि के जो अवशेष जो है वो मिले हैं, ठीक है। कर्नाटक में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा कर्नाटक में, ठीक है। और नोट्स में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने आपको कहाँ पर लिख कर दिखाया है। ये रहा, ये जो कुरनूल की गुफा जो है आंध्र प्रदेश में, सॉरी, वहाँ पर जो है आग के जो है अवशेष मिले हैं, ठीक है। कुरनूल की गुफा में जो है हमको आग के अवशेष मिले हैं। हालांकि यहाँ पर अग्नि का आविष्कार हुआ था। देखिए, एक होता है अग्नि से परिचित होना, ठीक है, और एक होता है उसका आविष्कार करना। तो शुरुआती ऐसा नहीं था कि जब ये 12,000 साल पहले ये आग से परिचित हुए तो इन्होंने इससे पहले आग नहीं देखी थी। उन्होंने आग देखी थी, उस वक्त के इंसानों ने आग को देखा था, क्योंकि जंगलों वगैरह में आग लगती होगी, ज्वालामुखी वगैरह फटते होंगे, तो उन्होंने आग देखी थी। लेकिन आग को वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, कि मतलब अगर उन्हें अभी आग की ज़रूरत है तो वो उन्हें अभी आग नहीं जला पाएंगे। तो आग से वो परिचित हुए, तो वो लघु पाषाणिक काल में परिचित हुए, ठीक है। और जो इसमें क्या हुआ, इसमें जो औजार थे उनके वो छोटे होने लगे थे, क्योंकि पूरा पाषाण में जो थे उनके औजार काफ़ी बड़े थे। तो प्रश्न ये बनता है कि किस कालखंड में जो है औजार जो थे पुराने स्थान औजार थे वो उनके बड़े बड़े हुआ करते थे। तो वो होता है आरंभिक पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में। लेकिन कब छोटे होने लगे थे? तो लघु पाषाण काल में। और जो नव पाषाण काल आता है, जो कि चलता है हमारा 10,000 साल पहले तक, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? औजार काफ़ी शार्प हो गए थे, काफ़ी छोटे हो गए थे, उनकी धार ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और वो जो औजार थे उनके, जो उनके हथियार थे, वो भी काफ़ी सुंदर होने लगे थे। उस पर पॉलिश वगैरह मिलती थी। अब वो जो पत्थरों के बजाय धातु के बनने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो नवपाषाण काल की तरफ होने लगी थी, और इसी में जो है पहिए का भी आविष्कार हुआ था। देखिए, ये जो है पत्थर हैं जो पुरापाषाण काल समय के हैं, कि वो देख रहे हैं कि इनका प्रयोग जो है पहले या तो फिर वो किसी गड्ढा खोदने में जिसमें वो पौधा लगा सके, या फिर जो मांस था उसको सिल करके अपने कपड़े बनाने में कर सकें। तो ये सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। फिर जो है नव पाषाण युग के जो है ये उपकरण हैं, इस समय के इनके जो पत्थर थे वो काफ़ी छोटे और शार्प अच्छे हो गए थे। इसका प्रयोग जो है वो यहाँ पर से एक लकड़ी में, जैसे ये एक पत्थर है, यहाँ पर से क्या करते थे, एक ऐसे लकड़ी में उन्होंने ये बांध लिया और इसको ऐसे करके बांध दिया। तो ये इनके लिए क्या प्रयोग करता था? कुल्हाड़ी का प्रयोग करता था, या कुल्हाड़ी का प्रयोग हो गया था किसी चीज़ पे चोट करने के लिए प्रयोग में आता था।
उसी तरह के जो ये भी पत्थर है, यहाँ पर भी उन्होंने अगर लकड़ी के साथ बांध लिया तो वो उसका प्रयोग कर सकते थे, या किसी चीज़ को काटने में प्रयोग कर सकते थे। देखिए ये पत्थर है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को काटने के लिए है, कोई चाकू जैसा है, जैसा आपने कुल्हाड़ी में भी देखा होगा कि इससे तो उन्होंने हो सकता है लकड़ी बांध दिया, लेकिन ये जो है हाथ से पकड़ के करते हो। तो इस प्रकार के जो है उन्होंने अपने औजार बनाए थे, और ये सारे नोट्स थे जो इस चैप्टर से संबंधित थे। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा चैप्टर थर्ड की जो समरी है, उसके बाद में थर्ड की चैप्टर से जो समरी के जो नोट्स हैं उनको मैं शेयर करूँगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ठीक है। और इसके साथ ही साथ मैंने जो है अगर आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने थर्ड से फिफ्थ तक के जो एनसीईआरटी है उसमें ईवीएस सब्जेक्ट के लिए जो है वो भी मैंने कवर कर रखा है, और साथ ही साथ मैंने उसके नोट्स भी बनाए हैं। अगर आपको वो भी नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और टॉपिक पर भी पढ़ना है तो वो भी बताइए। मैं हिस्ट्री के साथ साथ जियो को भी लेना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप ये काफ़ी टाइम बाद वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको मेरे इस चैनल पर जियो के भी नोट्स मिल जाएंगे, और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।